नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज ही में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, पिछले कई दिनों से 23 जून से लेकर 5 जून 2024 का जो 13 दिन का पक्ष है, इस पे मैं चर्चा सुन रहा हूं। यानी इस बार 23 जून से 5 जुलाई 2024 का जो पक्ष है वो 13 दिन का पक्ष है। क्या खेल दिखाएगा, क्यों है इसकी इतनी चर्चा, और 13 दिन का पक्ष का, इस 13 के अंक का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, क्यों लोग इतने भयभीत कर रहे हैं, 13 पक्ष का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले दिनों में। मित्रों, साथियों, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि यह गणनाओं का विषय है और इसमें भयभीत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। 23 जून से 5 जुलाई के बीच में जिस तरह के घरे योगायोग है, मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि भय, भ्रम और भ्रांति से बाहर आई और देखिएगा कि कौन क्या कह रहा है और कहने वाला कितना अनुभवी है, क्योंकि यहां तक कि विश्व युद्ध की चर्चा कर रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा नहीं है कि सावधानी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के घरे योगायोग है सावधानी अपेक्षित है, लेकिन प्रलय आ जाएगा इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। आखिर इस भय का कारण क्या है, उन कारणों में कितनी सच्चाई छुपी है, इस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं, लोगों के अपने अपने कारण हैं। न मैं टीका टिप्पणी करता, न मैं विवाद करता, न मुझे विवाद करना आता। एक साधारण सा व्यक्ति हूं, ये मेरी मातृभूमि और मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूं, और जो अनुभव आपसे शेयर करने आता हूं, मैं दावा नहीं करता, न मैं लाता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। क्योंकि पिछले कई दिनों से 13 दिन के पक्ष पर मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूं, गूगल पे बहुत सी बातें, मैं नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लोगों को भयभीत किया जा रहा है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की मान्यता है और मान्यता की वजह से लोग इसे अपने जीवन में स्थान देने से कतराते भी है। 13 का अंक, लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो केवल प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमें हमारी या आपकी, किसी और की न कोई मर्जी काम करती है और न कोई शक्ति काम करती है। कुछ ऐसा ही संकेत प्रकृति हमारे सामने आने वाले 23 जून को लेकर, यानी कल से लेकर 5 जुलाई 2024 तक, आषाढ़ कृष्ण पक्ष 15 या 14 दिनों की बजाय 13 दिन का होने जा रहा है, क्योंकि इस पक्ष में प्रतिपदा और चतुर्थी तिथि का क्षय है। दिन रात, महीना, साल, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथियां चंद्रमा पर निर्भर करती। साथियों, तिथियों का जो निर्धारण है वो चंद्रमा पर निर्धारण है, और इसी आधार पर चंद्रमास की गणना की गई है, जिसमें 15-15 दिनों के 2 पक्षों को विभाजित किया गया है। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से ओझल हो जाता है तब अमावस्या आती है, और जब चंद्रमा अपने संपूर्ण स्वरूप में आता है तो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन को कृष्ण पक्ष है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस प्रकार एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच में लगभग 29.5 दिनों का अंतर होता है। यानी चंद्रमा की जो दशा है वो बदलने में 29 दिन 5 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा को 12 डिग्री चलने पर जो समय लगता है उसी तिथि कहा जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा का बीच का जो डिफरेंस 12 डिग्री का होगा, एक तिथि बन जाएगी। लेकिन यह समय निश्चित नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की गति का जो पथ है वो गोलाकार नहीं होकर अंडाकार है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का एंगुलर जो डिस्टेंस को पूरा करने का समय घटता बढ़ता रहता है। और यही एक कारण है कि एक तिथि की अवधि अधिकतम 26 घंटे और कम से कम 19 घंटे के बीच हो सकती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ने वाले दिनों पर पड़ता है। लेकिन तिथि का निर्धारण हमेशा सूर्य उदयकालीन तिथि से किया गया है। तिथि उसी को माने जब सूर्य उदय हो रहा है, उस समय जो तिथि है उसी तिथि को मान्यता मिली है। सूर्योदय के समय जो तिथि है वही तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होगी, भले ही सूर्योदय से कुछ समय के बाद दूसरी तिथि शुरू हो जाए। यानी किसी की तिथि की अवधि 24 घंटे से अधिक है, वो तिथि सूर्योदय के समय कुछ समय बाद ही समाप्त हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार उस तिथि को माना जाएगा। इसी आधार पर कभी कभी तिथियां बढ़ जाती है और कभी कभी तिथियों का क्षय हो जाता है। इसी क्रम में 2 तिथियों का क्षय हो जाने से
13 दिन का पक्ष बन जाता है। मित्रों साथियों, ये बात पूरी दुनिया पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हर जगह का सूर्योदय अलग अलग होता है, और यही एक कारण है कि उदय तिथि घट या बढ़ सकती है। तो जो 13 दिन का जो पक्ष का जो हवा है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे आज। इसको हवा नहीं, समझने की कोशिश करिए कि क्या कारण है कि परेशानियां आएगी, परेशानियां क्यों आएगी, उसके पीछे मूल संकेत क्या है, इसको समझना होगा। 13 दिन का पक्ष किस विशेष तारीखों के बीच में एक विशेष क्षेत्र के लिए सत्य हो सकता है, उस अवधि में पूरी दुनिया के लिए 13 दिन का पक्ष नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान। यह थी 13 दिन की पक्ष की बात। लेकिन समस्या है कि इस 13 दिन के पक्ष हमारे और आपके लिए किस प्रकार का संकेत दे रहे। यह डर का माहौल क्यों बन रहा है? डर का माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें 13 का अंक जुड़ा है। जो मेरे समझ में आया है, मैं अपनी समझ आपके सामने रख रहा हूं। 13 के अंक से डरने के पीछे यह है कि 13 का अंक अपूर्णता को दर्शाता है। कुछ ऐसा जुड़ गया है जिसमें अपूर्णता बना देगा, क्योंकि 12 पूर्णता को दिखाता है, 12 पूर्णता को दिखाता है। और हमारे जीवन में 12 का प्रयोग बहुत सहज रूप से होता है। 12 महीनों का एक साल, 12 घंटे का एक दिन, 12 घंटे की एक रात। लेकिन जब 12 में एक जुड़ गया तो यह अपूर्ण हो गया। यह एक कुछ और भी हो सकता है जिसने पहले वाले को समाप्त कर दिया, कुछ नया बना दिया। अच्छा या बुरा बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ बदल सा गया पहले से। एक और चीज, ज्योतिष में 13 अंक को परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। और न्यूमरोलॉजी की बात करें, 13 अंक 1 और 3 को मिलकर बना है, और जिसका योग 4 होता है। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सूर्यदेव का है, 3 नंबर बृहस्पति देव का आधिपत्य है, 5 नंबर बुधदेव का आधिपत्य, 6 नंबर शुक्रदेव का आधिपत्य है। ऐसे ही 4 नंबर को राहुदेव का आधिपत्य माना। ये राहुदेव का अंक है, और राहु कुछ ऐसे है जो बहुत बड़े स्तर को दर्शाते हैं। ये बहुत विशाल है, आकस्मिक घटनाएं दिखाते हैं, लीक्स के हटकर दिखाते हैं। कुछ ऐसी घटना जो अचंभित करने वाली हो, कुछ ऐसा जो सबकी सोच से ऊपर हो, जहां मनुष्य की सोच नहीं पहुंच सके, वहां से जीवन में राहु का प्रारंभ होता है। यही सब कारण है कि 13 के अंक को कुछ डरावना सा मानते हैं। तो ये जो 13 का डर का चक्कर है, अब मैं बात करूंगा कि 13 दिन के पक्ष से क्यों भयभीत हैं लोग। क्योंकि लोग कहते हैं साहब महाभारत काल में 13 दिन का पक्ष था। यदि हम इतिहास की रुख करें तो जो मेरे सामने आया वो इस तरह है, जब जब 13 दिनों का पक्ष आया है, अपने साथ कुछ न कुछ दुर्योगों को लेकर आया है, अशुभता को लेकर, उठापटक को लेकर आया है। उस समय के घरे योगायोग इस तरह थे, जब 13 दिन का पक्ष था और प्रॉब्लम आई। बात महाभारत की लोग करते हैं, उस समय भी 13 दिन का पक्ष था। 1959 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। 2010 वैशाख शुक्ल पक्ष 13 दिन का था। फिर वही 2021 8 सितंबर से 20 सितंबर तक भाद्रपद शुक्ल 13 दिन का था। तो जब जब ये तिथियां आई है, तब तक ऋषियों ने कहा कि राजनीतिक उठापटक है, प्राकृतिक प्रकोप है, भूस्खलन है, जल को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं। बाढ़ आना, जल उपलब्ध, भूकंप, इस तरह की घटना इन दिनों में देखी गई है। और सितंबर 2021 का महीना उस समय 27 सालों में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला महीना और चक्रवात का महीना रहा है। देश में 35% अधिक वर्षा हुई थी, जिसे कई देशों में, देश के कई हिस्सों में विनाशकारी परिणाम देखने को मिले। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति रही है, जान माल का नुकसान हुआ है। दूसरी बार यदि वर्ष 2024 जून के महीने में आने वाले 13 दिन के पक्ष में यदि नक्षत्र गणना की बात करूं तो सूर्यदेव मिथुन राशि में है, ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बली अवस्था में विराजमान है, और बुधदेव शिव अपनी राशि में है, और फिर कर्क राशि में संचरण करेगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से संचरण करे, और शुक्रदेव मिथुन राशि, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, और राहुदेव मीन राशि में, केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। अब ग्रहों के संचरण की जो बातें प्रमुख रही है वो यह है कि अधिकारक ग्रह, जो अग्निकारक ग्रह है मंगल देव, वो अग्नि तत्व राशि में है, और अग्नि तत्व राशि में विराजमान होकर बहुत पावरफुल है, पंचमहापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। क्योंकि और वायुकारक शनिदेव है, वायुकारक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और तीसरी दृष्टि से मंगल को प्रभावित कर रहे हैं। कर्क राशि जो कि जल तत्व राशि है, दूसरे शनिदेव 29 जून को वक्री हो जाएंगे। तीसरी बात,
बृहस्पति को छोड़ दे तो लगभग सभी ग्रह वायु तत्व राशि या जल तत्व राशि में संचरण कर रहे हैं। चौथा, इन 13 दिनों में अधिकतर ग्रहों का संचरण राहु तथा बृहस्पति देव के नक्षत्र संचरण में हो रहा है। बृहस्पति स्वयं चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को जल तत्व माना गया है। राहु और बृहस्पति देव अपरिमितता दिखाते हैं, यानी छोटी चीज को बड़ा करने में क्षमता रखते हैं, बल्कि राहु के पास तो बृहस्पति देव से भी 10 गुना अधिक एक्सटेंड करने की क्षमता है, विस्तार की क्षमता है। वायु और जल तो दोनों ही ऐसे हैं जिसमें गति बहुत अधिक होती है, जो इनको बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रतिक्रियाशील बना देते हैं। इन दोनों तत्वों को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता। यही कारण है कि जब भी कोई प्राकृतिक प्रकोप वायु और जल तत्व को माध्यम बनाकर दुनिया में प्रवेश करता है तो नुकसान का होता है। तो जो लोग ये चर्चा करें कि भाई विश्व युद्ध हो जाएगा वगैरह, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्राकृतिक प्रकोप की प्रबल संभावना है, क्योंकि अधिकतर ग्रह वायु तत्व और अग्नि तत्व में है। आपदा का संकेत तो है, जल है, चक्रवात है, भूकंप है, तूफान है, चक्रवात है। ये देश दुनिया में ये जल और भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात संसार में और राष्ट्र में संकट पैदा कर सकते हैं, ऐसा तो है। और लेकिन ये सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट जैसे आसाम है, नॉर्थ का हिस्सा, ऐसे बिहार है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, गुजरात के आसपास का हिस्सा है। यहां प्राकृतिक प्रकोप के प्रबल संकेत है, विशेषकर जल को लेकर, भूस्खलन को लेकर, भूकंप को लेकर, इसमें ये संकेत नजर आते हैं। अब एक बात को ध्यान में रखने वाली बहुत जरूरी है कि भारत का वृषभ लगन है और इस समय गोचर के अनुसार देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में संचरण करे। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण है। मैं समझा रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है, कहां हमें सावधानी बरतनी। तो भारत का जो लग्न है, लगन वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, और वृषभ राशि के जो स्वामी है शुक्रदेव है, और वहां देवताओं के आचार्य बृहस्पति देव का संचरण है। यह समय किस बात का विशेष संकेत दे रहा है कि धर्म को लेकर संवेदनशीलता बरतनी होगी। आप ध्यान से देखिएगा पिछले 15 दिनों से, क्योंकि ये पहले से संकेत दे रहा है, और आने वाले मेरे हिसाब से 15 नवंबर तक ये समय ऐसा रहेगा। ये मेरी गणना है, मैं दावे नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी मेरी समझ में है, मैं अपना अनुभव आपके सामने कि आने वाले 15 नवंबर 2024 तक विशेष सावधानी का संकेत है। देश में धर्माचार्यों को या राजनीति के प्रमुख लोगों को अपनी वाणी पर संयम बरतना होगा। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र में परेशानी का कारण बनेगी, और विशेषकर जो धर्म के आधार हैं, जो धर्माचार्य है, जो धर्म के मर्मज्ञ है, ये इन प्रकार चर्चाओं में रहेंगे, और ये चर्चा प्रतिकूलता का संकेत दे रही। तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आचार्यों को सीख दूं, नहीं, मैं ऐसा कभी करता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये 25 नवंबर तक इस राष्ट्र की संप्रभुता बनी रहे, राष्ट्र में सौहार्द बना रहे, आपस में टकराव आपको नुकसान, धर्माचारी, धर्म के मर्मज्ञ आपस में टकराव करेंगे छोटे छोटे विषय को लेकर। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी आचार्यों से, सभी धर्माचार्यों से, सभी महापुरुषों से कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। राष्ट्र की और सनातन मजबूत हो, इसके लिए छोटे छोटे विषयों में तर्क वितर्क और विद्वता दूर रखना चाहिए, क्योंकि धर्म अनुभव का विषय है, परिचर्चाओं का विषय नहीं है, और राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। राष्ट्र में शांति बनी रहे, हमारा सनातन मजबूत हो, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा साथियों, जहां मैं बोलने जा रहा हूं वो इसलिए बोलने जा रहा हूं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जब प्रवेश किए, मेरा वीडियो है गुरु मंत्र में दाती महाराज पे, देख लीजिएगा, तब तक अनर्गल बयानबाजी की वजह से राष्ट्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। प्राकृतिक प्रकोप बड़ा है, राजनीतिक उठापटक हुई है, बवाल मचा है, आपस में विवाद हुआ है, और ये विवाद की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है। इसलिए ये निवेदन है इस फकीर का कि इस समय प्रभाव 25 अप्रैल 2025 तक का है, लेकिन 15 नवंबर 2024 तक हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि चाहे राजनीति हो चाहे धर्म, खींचातान है। धर्म को लेकर अलग अलग बातें देश में शांति का माहौल खराब कर सकती। यही सब कारण है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचेत रहना पड़ेगा। ये लगभग
25 नवंबर 2025 तक। ये 13 दिन का पक्ष यह विशेष सावधानी दे रहा है। राष्ट्र में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए मित्रों साथियों। लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा निवेदन संपूर्ण राष्ट्र से यह है कि 7 जुलाई को राहुदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। इस समय जिस तरह के घरे योगायोग है, जल को लेकर, चक्रवात को लेकर, भूकंप को लेकर, भूस्खलन को लेकर, जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, विशेष सावधानी का संकेत। और जहां जहां जिन जिन शहरों के पास जल ज्यादा है वहां पर तनाव हो सकता है। सरकार को, शासन को वहां पर पहले से तैयारी रखनी चाहिए। 13 दिन का पक्ष इस बात का विशेष संकेत दे रहा है कि प्रकृति रोष दिखा सकती है। जल को लेकर, चक्रवात को लेकर, भूकंप को लेकर, भूस्खलन को लेकर आसाम है, बिहार है, उत्तराखंड है, ये नॉर्थ ईस्ट का, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हिस्सा है, और विशेषकर गुजरात है, या जहां जहां जल है, मुंबई के आसपास भी है, जहां जहां जल का हिस्सा है वहां हमें सावधान रहना चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं। दूसरा, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। राष्ट्र हित में हमें कई बार शांत और सहज रहना चाहिए। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है साथियों, और धर्माचार्यों का ये कर्तव्य बनता है इस समय कि थोड़ा सा विनम्र रहे। आप सभी विद्वान हैं, छोटे से बालक ने कोई भूल कर दी तो आपसे वो पहले क्षमा मांगता, क्योंकि मैं कभी तर्क नहीं करता। लेकिन घटना इस बात का संकेत दे रही है कि समय सावधानी का है, लापरवाही नहीं करें। लेकिन 13 दिन के पक्ष को लेकर कहीं भय करना, ये डर पैदा करना है कोई विश्व युद्ध होने जा रहा है, नहीं। युद्ध पिछले लगातार 3 साल से चल रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, लेकिन विश्व युद्ध जैसी कोई घटना नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं, मिथुन राशि में बुध देव अपनी राशि में संचरण कर रहे हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में मंगल देव का संचरण है। तो ग्रह की गणना वैसी किसी तरह का, इस तरह का किसी का संकेत नहीं है कि कोई हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में कोई ऐसी जान माल की घटना हो सकती है। मतलब विश्व युद्ध, लड़ाई जैसी घटना का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा। और देखिए भाई, भारत की जो गणना है, भारत का जो लग्न है, उस हिसाब से संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो भारत के वर्चस्व को कम कर सके। इस समय प्रगति का दौर तो होगा, गणना इस बात का संकेत दे रही है कि विकास होगा, गरीब व्यक्ति का जो गरीबी है उससे पीछा छूटेगा, और बीपीएल परिवार जो बिलो पॉवर्टी, उसके विकास में सरकार बहुत काम करेगी। राष्ट्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हमें राष्ट्र के साथ खड़ा रहना है। विश्व की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत में अभी भी ईश्वर की कृपा है कि हम लोग मजबूत हैं। हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा राष्ट्र संगठित हो, हमारा सनातन मजबूत हो, हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। पुनः मेरा निवेदन कि राहु 7 जुलाई से शनिदेव के नक्षत्र में आएंगे और राहु विस्तार देते हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धर्माचार्य हो या साधारण मानव हो, राष्ट्र के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए। और इस समय वाणी पर संयम चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट के सभी हिस्सों में और गुजरात के हिस्सों में थोड़ा सा पहले से सावधानी बरतेंगे तो हमारे लिए अच्छा। ये गणना है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं। ये विचार मेरे थे, मैंने आपके सामने रखे। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धि से रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है
क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।